हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं पुलिस एक्ट 1861 फॉर यूपी एपीओ। ठीक है, उत्तर प्रदेश का एपीओ का एग्जाम की डेट आ चुकी है। उत्तर प्रदेश के पुलिस एक्ट की प्रिपरेशन हम एक ही वीडियो के थ्रू बहुत ही जल्दी कर लेंगे। इससे पहले मैंने एक और वीडियो निकाली थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि चैप्टराइजेशन आपको अपने ब्रेन में कैसे करना है, बिकॉज एक्चुअल चैप्टराइजेशन तो दिया नहीं हुआ है। तो चैप्टराइजेशन कैसे करना है, बहुत छोटा सा वीडियो है, आप लोग उसको देख लीजिएगा एक बार और उसके बाद ये वीडियो देखिएगा ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके कि मैं आपको कैसे करवाऊंगी, ताकि आपको एक पर्टिकुलर हेड्स के अंदर एक एक सेक्शन को रख लो और बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए समझने के लिए। ठीक है, कितने हेड्स होंगे? ऑलमोस्ट 15 हेड्स, 13, 14, 15 हेड्स होंगे। उसी के अंदर आप अगर सेक्शंस को रख लोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आता है सेक्शन नंबर 1 एंड सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 1 है इंटरप्रिटेशन क्लॉज। ठीक है, जनरली क्या होता है, डेफिनेशन वाला क्लॉज जो होता है वो सेक्शन 2 में होता है, बट इसमें सेक्शन नंबर 1 में इंटरप्रिटेशन दे दिए गए हैं कि जो नीचे दिए गए वर्ड्स हैं, एक्सप्रेशंस हैं, उनका मीनिंग जैसा भी असाइन किया गया है वैसा ही होगा, अनलेस देयर बी समथिंग इन द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट रिपग्नेंट। जब तक कुछ अलग नहीं प्रोवाइड किया जाता है तब तक ऐसा ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहला आता है मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, कि डिस्ट्रिक्ट का जो मजिस्ट्रेट है वो क्या होगा? चीफ ऑफिसर होगा, चार्ज विद द एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, जो मजिस्ट्रेट होगा एक डिस्ट्रिक्ट का जिलाधिकारी, उसको एग्जीक्यूटिव फंक्शंस दिए जाएंगे। ठीक है, एंड वो कौन सी पावर्स एक्सरसाइज करेगा? एक मजिस्ट्रेट की, बाय वॉट एवर डेजिग्नेशन द चीफ ऑफिसर चार्ज विद सच एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन स्टाइल। ठीक है, तो हमें मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पता चल गया। देन इसके बाद आता है मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट क्या इंक्लूड करेगा? इट शैल इंक्लूड ऑल पर्सन्स विद द जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट एक्सरसाइजिंग ऑल और एंड ऑफ द पावर्स ऑफ अ मजिस्ट्रेट। ठीक है, एक होता है मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट इसके बाद इसमें डिफाइन किया गया मजिस्ट्रेट। ठीक है, उसमें कौन सी पावर्स होंगी? देखो, सारे पर्सन्स होंगे विद द जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, एक पुलिस डिस्ट्रिक्ट होती है, एक जुरिस्डिक्शनल डिस्ट्रिक्ट, मतलब एक क्या होता है कि एक जुडिशरी वाली डिस्ट्रिक्ट होती है जिसमें एक लीगल डिस्ट्रिक्ट होती है। इसमें एक पुलिस डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात की गई है, तो वहाँ के मजिस्ट्रेट के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट इसके बाद बात की गई है पुलिस की। पुलिस क्या इंक्लूड करेगा? जो भी इस एक्ट के अंदर एनरोल किया गया हो। ठीक है, देन इसके बाद आता है जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट। अब जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट के बारे में क्या बताया गया है कि देखो, इट शैल एम्ब्रेस एनी प्रेसिडेंसी, स्टेट ऑफ प्लेस और एनी पार्ट ऑफ एनी प्रेसिडेंसी। जगह के बारे में बताया जाएगा कि जनरल जगह, स्टेट और प्लेस इन विच दिस एक्ट शैल बी ऑर्डर्ड टू टेक इफेक्ट। ठीक है, ये एक्ट जहाँ लगेगा वो सब जगह को क्या बोला जाएगा? जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट। एक्ट जहाँ लग रहा है उसको पुलिस डिस्ट्रिक्ट बता दो। देन इसके बाद है डिस्ट्रिक्ट सुप्रिटेंडेंट। डिस्ट्रिक्ट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस क्या बोलते हैं इसको? डीएसपी बोलते हैं। ठीक है, इनको इसमें क्या इंक्लूड किया जाएगा? एनी असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट सुप्रिटेंडेंट। ठीक है, असिस्टेंट को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा, या फिर कोई और पर्सन अपॉइंटेड बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू परफॉर्म। देखो, कोई स्पेशल ऑर्डर से किसी को कर दिया हो तो ठीक है। असिस्टेंट कौन होता है? उनके अंडर जो आता है, उनको एक बड़ा हेड है, उसके अंदर उनके अंडर जो आता है वो, या फिर कोई स्पेशली अपॉइंट किया गया हो, वो सारे इसी के अंडर आ जाते हैं। ठीक है, देन इसके बाद प्रॉपर्टी में मूवेबल प्रॉपर्टी, मनी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी। मूवेबल इमूवेबल दोनों आ गए एक तरह से, बट इसमें मनी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी दी हुई है और मूवेबल प्रॉपर्टी दी हुई है, इमूवेबल नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है पर्सन दोनों चीज़ें इंक्लूड करेगा, या तो कंपनी कॉर्पोरेशन भी इंक्लूड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है मंथ क्या? कैलेंडर मंथ वाला मंथ हो गया। कैटल क्या होगा? देखो, बिसाइड्स हॉर्न कैटल इंक्लूड एलिफेंट्स, कैमल्स, हॉर्सेस, एसेस, म्यूल्स, शीप, गोट्स एंड स्वाइन्स। ठीक है, ये सारे कैटल्स हैं, बहुत याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखना चाहिए। देन इसके बाद है रेफरेंसेस टू द सबॉर्डिनेट रैंक ऑफ अ पुलिस ऑफिसर शैल बी कंस्ट्रूड एज रेफरेंसेस टू मेंबर्स ऑफ दैट फोर्सेस बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट। ठीक है, इसमें जो रेफरेंसेस दी गई हैं सबॉर्डिनेट रैंक्स की, पुलिस ऑफिसर्स की, क्या कंस्ट्रू होगा उससे? एज अ रेफरेंस टू मेंबर्स ऑफ द फोर्स बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट। ठीक है, तो हमारा सेक्शन नंबर 1 हो गया है। अब सेक्शन नंबर 2 में बात होती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फोर्स। ठीक है, देखो, इंट्रोडक्शन वाले में ही हम ये दोनों चीज़ें डील कर रहे हैं, पहला तो डेफिनेशन पार्ट, दूसरा अब फोर्स बना लो। ठीक है, अब देखो, 1 पुलिस फोर्स के बारे में बात की गई है, जैसे 1 नेशन 1 राशन, वैसे ही क्या है, जो इंटायर पुलिस इस्टेब्लिशमेंट होगी स्टेट के अंडर, यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस फोर्स, ठीक है, एमपी पुलिस फोर्स, ये सब क्या होगी? एक 1 पुलिस फोर्स होगी। ठीक है, एंड शैल कंसिस्ट ऑफ सच नंबर ऑफ ऑफिसर्स। कितने नंबर्स ऑफ ऑफिसर्स होंगे? जितने स्टेट गवर्नमेंट बताएगी। ठीक है, एंड क्या होगा उनका पे? ठीक है, पे कैसा होगा? द पे एंड ऑल अदर कंडीशंस ऑफ द सर्विस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सबॉर्डिनेट रैंक्स ऑफ एनी पुलिस फोर्स शैल बी सच एज मे बी डिटरमाइंड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फोर्स कौन करेगा? इन शॉर्ट, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। नेक्स्ट इसके बाद हमने डाला है ज्यूरिसडिक्शन एरिया से रिलेटेड जितने भी सेक्शंस हैं। इसमें सेक्शन नंबर 3,
15, 35 एंड 36, ठीक है। सेक्शन नंबर 3 बात करता है कि एक पुलिस डिस्ट्रिक्ट की सुपरिटेंडेंस किस पे वेस्ट करती है, स्टेट गवर्नमेंट पे वेस्ट करती है, ठीक है। इसको कोई और सुपरसीड नहीं कर सकता है, कोई और कंट्रोल नहीं कर सकता है। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 15। हो सकता है थोड़ा आपको कम दिख रहा हो, बट इसको थोड़ा सा आप वो क्वालिटी इंक्रीज कर लीजिएगा तो आपको दिखेगा। क्वार्टरिंग ऑफ एडिशनल पुलिस इन डिस्टर्ब्ड और डेंजरस डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। ये भी एक तरह से एरिया के बारे में है, जुरिस्डिक्शन एरिया के बारे में है कि अगर कोई डिस्ट्रिक्ट जो है वो डिस्टर्ब हो गई है तो उसमें क्या होगा। उसमें स्टेट गवर्नमेंट प्रोक्लेमेशन के थ्रू पहले तो क्या करेगी, डिक्लेयर करेगी, ठीक है, कि ये जो एरिया है ये डिस्टर्ब्ड एरिया है और यहाँ पे नंबर ऑफ पुलिस बढ़ाना ज़रूरी है, ठीक है। देन इसके बाद क्या करेगी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, उनके लिए ये लॉफुल है कि सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट लें और फिर इसके बाद एम्प्लॉय करें पुलिस फोर्स को एडिशनली, ठीक है। जितना भी ऑर्डिनरी फिक्स्ड है उससे ज़्यादा नंबर ऑफ पुलिस फोर्स अपॉइंट करें उस एरिया में जो कि प्रोक्लेमेशन में डाला गया था। देन इसके बाद है जो भी देन इसके बाद क्या है, देखो जो कॉस्ट वगैरह है एडिशनल पुलिस फोर्स की वो कौन करेगा, वो कौन बॉन्ड करेगा, शैल बी बॉर्न बाय द इन्हाबिटेंट्स ऑफ सच एरिया, ठीक है। कि वहाँ पे जो इन्हाबिटेंट्स हैं जिनको दिक्कत हो रही है वो लोग बोलें कि यहाँ पे हमारे दिक्कत हो रही है, डिस्टर्ब्ड एरिया है, तो उन्हीं से आप उसकी कॉस्ट निकालोगे, ठीक है। देन इसके बाद जो मजिस्ट्रेट है डिस्ट्रिक्ट का वो इंक्वायरी भी कर सकता है, ठीक है। किस चीज़ के लिए, अपॉर्शनमेंट ऑफ सच कॉस्ट अमंग द इनहेबिटेंट्स की इंक्वायरी करके कि अरे 100 लोग हैं, 100 लोग में 1-1 रुपये बांट दो तो 100 रुपये जमा हो जाएंगे, ठीक है। कि कौन बियर करेगा कौन नहीं बियर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्या, इट शैल बी लॉफुल फॉर द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के लिए लॉफुल है अपने ऑर्डर निकाल करके वो क्या कर सकते हैं, एग्जेम्प्ट कर सकते हैं किसी भी पर्सन को, क्लास को, सेक्शन को उस इनहेबिटेंट्स के द्वारा कि आप लाइबिलिटी वगैरह ना लो, ठीक है। मतलब देखो कोई गरीब है तो स्टेट गवर्नमेंट बोल देगी कि इनसे पैसा ना लो। नेक्स्ट इसके बाद क्या, जो प्रोक्लेमेशन है वो स्टेट करेगा पीरियड फॉर विच इट इज़ टू रिमेन इन फोर्स, ठीक है। कि इतने दिन के लिए ये जो एक्सेसिव पुलिस फोर्स है जिनका पैसा यहाँ के आम गरीब जनता जो है वो बॉन्ड कर रही है, ये सिर्फ 10 दिन के लिए रहेगी, तो 10-10 दिन 100-100 रुपये लगेंगे, तो 1-1 रुपये कितने दिन तक कलेक्ट होंगे, 10 दिन के लिए कलेक्ट होंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है उन्हें स्पेसिफाई करनी होंगी। नेक्स्ट इसके बाद है सेक्शन नंबर 35 जो कि बात करता है, देखो कोई भी चार्ज है किसी भी पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट अबव द रैंक ऑफ अ कांस्टेबल, ठीक है, इस एक्ट के अंदर शैल बी इंक्वायर्ड इनटू एंड डिटरमाइंड ओनली बाय एन ऑफिसर एक्सरसाइजिंग द पावर्स ऑफ अ मजिस्ट्रेट। तुम किसी भी पुलिस वाले को अगर धर रहे हो, ठीक है, तो उसको अंदर मतलब करने के लिए इंक्वायरी करने की पावर किसके पास है, मजिस्ट्रेट के पास है। तो ये भी एक जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड बात हो गई। पहला तो एरिया से रिलेटेड 2 बातें हमने की, अब हम जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इसके बाद है सेक्शन नंबर 36, ये बात करता है पावर टू प्रोसिक्यूट अंडर अदर लॉ नॉट अफेक्टेड, ठीक है। कि किसी और लॉ के अंडर अगर आपको प्रोसिक्यूट करना है तो वो अफेक्ट नहीं होगा। प्रोविजो में दिया गया है प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शैल बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए। अब देखो सेक्शन नंबर 300 ऑफ CRPC में भी हमने ये पढ़ा है, ठीक है, और हमने बाकी आर्टिकल्स में भी पढ़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ा है। अब इसमें एक बार इस पैराग्राफ को रीड कर देते हैं। नथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट शैल बी कॉन्स्टिट्यूट टू प्रिवेंट एनी पर्सन फ्रॉम बीइंग प्रोसिक्यूटेड अंडर एनी अदर रेगुलेशन और एक्ट फॉर एनी ऑफेंस मेड पनिशेबल बाय दिस एक्ट। इस एक्ट के अंदर कोई पनिशमेंट है तो आप किसी और के अंदर आपको क्या है, कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। और फ्रॉम बीइंग लाइबल अंडर एनी अदर रेगुलेशन और एक्ट और एनी अदर और हायर पेनाल्टी और पनिशमेंट, कोई भी हायर पेनाल्टी पनिशमेंट भी नहीं मिलेगी जो कि एक ऐसे ऑफेंस के लिए प्रोवाइडेड है जो कि इस एक्ट में है। तो इसमें भी आपको इस एक्ट का जुरिस्डिक्शन बता दिया गया कि इस एक्ट में कुछ प्रोवाइडेड है तो वो मतलब बाहर नहीं जाएगा, किस मतलब इस एक्ट में प्रोवाइडेड है आपको ऑफेंस तो इसी एक्ट में पनिशमेंट मिलेगी, किसी और उसके थ्रू नहीं मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं हम हेड्स के बारे में, हेड्स के बारे में या फिर जितने भी पीपल इसमें इंक्लूडेड हैं। देखो हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर चुके हैं, फिर इसके बाद वो एरिया, जुरिस्डिक्शन और एरिया के बारे में बात कर चुके हैं। अब उस एरिया में जो लोग हेड करेंगे या फिर जैसे भी लोग अपॉइंटेड होंगे उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हेड्स आते हैं सेक्शन नंबर 4, 5 और 12 में, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं इन्फीरियर्स, जो कि उनसे इन्फीरियर है, वो आते हैं सेक्शन नंबर 7, 13 और 14 में। स्पेशल्स आते हैं सेक्शन नंबर 17, 18, 19 और 20 में, जो कि स्पेशल फोर्सेज अपॉइंटेड होते हैं किसी स्पेशल काम के लिए। और विलेज में भी फोर्सेज होती हैं, उसमें आता है सेक्शन नंबर 21 एंड 47, यानी कि स्टार्टिंग में और फिर एकदम एंड में, ठीक है। और 47 पे ये सेक्शन जो है खत्म, ये मतलब पूरा जो एक्ट है ये कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हेड से।
सेक्शन नंबर 4 में बात होती है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के बारे में, यानी कि आईजी। ठीक है, बहुत ऊंची पोस्ट होती है। देखो, ये एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं थ्रू आउट अ जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये एडमिनिस्टर करते हैं क्या, एक पुलिस डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो जुरिसडिक्शन एरिया में देख चुके हैं। वेस्टेड इन एन ऑफिसर टू बी स्टाइल्ड द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। एंड इन सच डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल एंड असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल भी आते हैं एज द स्टेट गवर्नमेंट, जैसा भी बताती हैं कि हाँ इस जगह पे ये भी काम करेंगे। डेप्यूटी असिस्टेंट क्या होते हैं, एक तरह से जूनियर होते हैं। नेक्स्ट इसके बाद इसी में ये क्या बात होती है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पुलिस, यानी कि उस एरिया में जितनी भी पुलिस होती है लोकल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द मजिस्ट्रेट के अंडर। ठीक है, अंडर द जनरल कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ सच मजिस्ट्रेट बी वेस्टेड इन डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट एंड सच असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट्स एज द स्टेट गवर्नमेंट शैल कंसिडर नेसेसरी। अब देखो, जहाँ नेसेसरी को हाईलाइट किया हुआ है कि जहाँ पे भी नेसेसरी होगा, ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पुलिस किसके थ्रू होगा, मजिस्ट्रेट के थ्रू होगा, अंडर द जनरल कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ सच मजिस्ट्रेट। ठीक है, जहाँ पे भी नेसेसरी होगा। नेक्स्ट इसके बाद बात होती है सेक्शन नंबर 5 के बारे में, पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ जो भी है उनकी पावर्स क्या क्या होंगी। देखो, इनकी जो पावर्स होंगी फुल पावर्स ऑफ अ मजिस्ट्रेट होंगे इनके पास, बट क्या होगा, सब्जेक्ट टू सच लिमिटेशन एज मे फ्रॉम टाइम टू टाइम। कौन बताएगा, स्टेट गवर्नमेंट बताएगी। फुल पावर क्या होंगे, मजिस्ट्रियल पावर्स होंगी। अब देखो हम आते हैं सेक्शन नंबर 12 पे, जो कि बात करता है पावर ऑफ इंस्पेक्टर जनरल टू मेक रूल्स। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, पावर्स के बारे में, मजिस्ट्रियल पावर्स। अब उनके पास रूल्स बनाने की पावर है। ठीक है, तो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है वो टाइम टू टाइम क्या कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद रूल्स बना सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर्स फ्रेम कर सकते हैं, रूल्स फ्रेम कर सकते हैं रिलेटिव टू किस चीज़ के रिलेशन में, ऑर्गेनाइजेशन, क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पुलिस फोर्स। यानी कि वो पुलिस फोर्स को नज़र में रखते हुए सिर्फ उतना ही काम कर सकते हैं। कहाँ पे, द प्लेसेस एट विच द मेंबर्स ऑफ द फोर्स शैल रिसाइड एंड द पर्टिकुलर सर्विस टू बी फॉर्म्ड बाय देम। यानी कि वो क्या करेंगे और कहाँ रहेंगे। ठीक है, आगे इसमें और भी चीज़ें हैं कि उनका इंस्पेक्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ द आर्म्स, ये सब वाली चीज़ें जो हैं, ऑल और सच अदर ऑर्डर्स एंड रूल्स रिलेटिव टू द पुलिस फोर्स एज द इंस्पेक्टर जनरल शैल फ्रॉम टाइम टू टाइम डीम एक्सपीडियंट। ठीक है, फॉर प्रिवेंटिंग अब्यूज और निगलेक्ट ऑफ ड्यूटी। यानी कि पहले तो एक जनरल चीज़ें बताएंगे, ऑर्गेनाइजेशन, क्लासिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बाद ताकि वो अपनी ड्यूटी को गलत ना करे, निगलेक्ट ना करे, अब्यूज ना करे, उसके लिए और चीज़ें भी वो बता सकते हैं। हमारा हेड्स कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 7, अपॉइंटमेंट, डिसमिसल एक्सेट्रा ऑफ इंफीरियर ऑफिसर्स। इंफीरियर ऑफिसर्स के बारे में बात करते हैं। अब इसमें क्या है, प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 311 के सब्जेक्ट में रहते हुए और किसके सब्जेक्ट में रहते हुए, रूल्स एज द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो कि आर्टिकल 311 किससे बात करता है। आर्टिकल 311 बात करता है डिसमिसल, या फिर आप किसी को भी उनकी पोस्ट से नीचे खारिज कर देते हो। ठीक है, उससे रिलेटेड बात करता है, सिविल सर्वेंट से रिलेटेड। तो सिविल सर्वेंट क्या हो गया, पुलिस हो गया, तो उसके सब्जेक्ट में रहते हुए, स्टेट गवर्नमेंट कोई और रूल्स बनाता है उसके सब्जेक्ट में रहते हुए, तो जो इंस्पेक्टर जनरल है ऊपर आ गया, फिर उनके नीचे कौन आ गया, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल आ गया, असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल आ गया और डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आ गया। ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, एट एनी टाइम डिसमिस कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि ये जो हायर अथॉरिटीज़ है वो इन्फीरियर्स को क्या कर सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं, बट वो दो चीज़ों के सब्जेक्ट में रहते हुए, आर्टिकल 311 और स्टेट गवर्नमेंट कोई और रूल्स बनाता है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो डिसमिस करेंगे, सस्पेंड करेंगे, रिड्यूस करेंगे किसी भी ऑफिसर्स को सबऑर्डिनेट रैंक पे, whom they shall think remiss और नेग्लिजेंट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी। क्यों करेंगे, कोई रीज़न होना चाहिए। वो रीज़न क्या है, नेग्लिजेंट है, अनफिट है किसी चीज़ के लिए। पहली चीज़ तो ये करेंगे वो लोग कि उनकी पोजीशन ही चेंज कर देंगे। या फिर क्या करेंगे, अवॉर्ड एनीवन ऑफ द फॉलोइंग पनिशमेंट, फॉलोइंग पनिशमेंट वगैरह अवॉर्ड करेंगे। ठीक है, और कौन कौन सी पनिशमेंट हो सकती है, फाइन किसी भी अमाउंट की, ठीक है, 1 मंथ पे तक की। देन इसके बाद कन्फाइनमेंट टू क्वार्टर्स, कितने दिन के लिए, 15 दिनों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्या है, डिप्रिविएशन ऑफ गुड कंडक्ट पे। ठीक है, गुड कंडक्ट पे मिलने वाला है, उनको नहीं मिलेगा। या फिर क्या है, रिमूवल फ्रॉम एनी ऑफिस ऑफ डिस्टिंक्शन और स्पेशल इनॉलमेंट्स। ठीक है, उनको मतलब कोई ऐसी चीज़ मिलने वाली थी वो रोक दिया जाएगा, कोई मिल रही है अच्छी चीज़ उसको रोक दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत काम किया है। तो हमने ऊपर हेड्स के बारे में पढ़ा, इधर इन्फीरियर्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 13। सेक्शन नंबर 13 बात करता है एडिशनल पुलिस ऑफिसर्स एम्प्लॉयड एट कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, एडिशनल पुलिस ऑफिसर्स वो भी क्या हो गए, एक तरह से इन्फीरियर्स हो गए। तो उनको एट द कॉस्ट ऑफ किसके, इंडिविजुअल्स की कॉस्ट पे। क्यों, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पर्सन, कोई भी इंसान अप्लाई करता है, अगर मुझे कुछ किसी का कॉस्ट बेयर करना है तो मुझे अप्लाई करना पड़ेगा कि हाँ ये चीज़ मुझे प्रोवाइड करो, और फिर मैं उसका कॉस्ट दूंगी। तो ये सिंपल चीज़ वही है, आप गवर्नमेंट से हेल्प मांग रहे हो कि वहाँ पे नेसेसरी है उनके एरिया में, ताकि वो क्या कर सके, एडिशनल नंबर ऑफ पुलिस ऑफिसर्स कर सकें। ठीक है, ताकि वहाँ पे क्या हो सके, टू कीप द पीस एट एनी प्लेस विद इन द जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट। आप एक पुलिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर
आप वहाँ के अथॉरिटी को आप ये एप्लीकेशन भेजोगे, ठीक है। एंड सच फोर्स शैल बी एक्सक्लूसिवली अंडर द ऑर्डर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट एंड शैल बी एट द चार्ज ऑफ द पर्सन मेकिंग द एप्लीकेशन, ठीक है। चार्ज कौन बियर करेगा? मैंने अगर एप्लीकेशन दी है तो मैं, ठीक है। और किसके कंट्रोल में होंगे? डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट के कंट्रोल में होंगी, ठीक है, इतना याद रखना। अब इसका प्रोविजो है, प्रोविजो क्या दिया गया है कि देखो, इट शैल बी लॉफुल फॉर द पर्सन ऑन हुज एप्लीकेशन सच डेपुटेशन शैल हैव बीन मेड ऑन गिविंग 1 month's नोटिस इन राइटिंग। किसको नोटिस इन राइटिंग दोगे? अरे इंस्पेक्टर जनरल को। क्यों? क्योंकि वो पुलिस डिस्ट्रिक्ट का हेड है, ठीक है। या फिर किसको? डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल को, असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल को, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट को। किस चीज़ के लिए? टू रिक्वायर दैट द पुलिस ऑफिसर सो डिप्यूटेड शैल बी विड्रॉन। अब इसके बाद तुम क्या बोलोगे कि 1 month का नोटिस दोगे, इनको विड्रॉ करो, अब हम पैसा वैसा नहीं दे सकते, उन सब चीज़ों से रिलेटेड है। नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 14 जो कि बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल फोर्स इन द नेबरहुड ऑफ रेलवे एंड अदर वर्क्स, ठीक है। अब इधर भी क्या है? इन्फीरियर्स का अपॉइंटमेंट हो रहा है। अलग अलग अपॉइंटमेंट्स के बारे में कि इन्फीरियर है, हेड जो है इन्फीरियर को अलग अलग जगह अपॉइंट करेंगे। तो नेबरहुड में क्या काम चल रहा है? रेलवे वाला काम चल रहा है, कैनाल बन रहा है, ठीक है, कोई भी पब्लिक, कोई भी कमर्शियल कंसर्न से रिलेटेड कोई भी काम चल रहा है, ठीक है। कोई भी चीज़ क्या है? ऑपरेशन में है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? और अगर इंस्पेक्टर जनरल को अपीयर होता है कि एम्प्लॉयमेंट जो इधर नेसेसरी है, अब देखो ये पब्लिक वर्क है तो इधर कोई इंसान एप्लीकेशन नहीं डालेगा, ठीक है। तो इधर क्या कौन देखेगा? इंस्पेक्टर जनरल देखेगा कि इधर नेसेसरी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इट शैल बी लॉफुल फॉर द इंस्पेक्टर जनरल विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। फिर इसके बाद वो स्टेट गवर्नमेंट की कंसर्न लेंगे कि देखिए इधर सरकार का पैसा लग रहा है और इधर क्या है? एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए। तो वो क्या करेंगे? डेप्यूट करेंगे एडिशनल फोर्स को, एम्प्लॉय कर सकते हैं किसी एडिशनल फोर्स को जहाँ पे भी नेसेसरी हो, और क्या कर सकते हैं? ऑर्डर्स भी बना सकते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम अपॉन द पर्सन हैविंग द कंट्रोल और कस्टडी ऑफ द फंड्स यूज्ड इन कैरिंग ऑन सच वर्क, मैन्युफैक्चरिंग या फिर कोई भी ऐसे कंसर्न से रिलेटेड काम करवा सकते हैं। अब हमने इन्फीरियर से रिलेटेड बात कर ली, अब हम बात करेंगे स्पेशल फोर्सेस से रिलेटेड। तो सबसे पहले सेक्शन नंबर 17 में ही बात होती है स्पेशल फोर्स से रिलेटेड, स्पेशल ऑफिसर्स। तो देखो कि जहाँ पे भी अपीयर होगा कि कोई भी अनलॉफुल असेंबली, राइट या फिर कोई भी डिस्टर्बेंस ऑफ पीस वगैरह चल रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पीस जो है, तो क्या हो जाएगा? पुलिस फोर्स ऑर्डिनरी एम्प्लॉय किया जाएगा फॉर प्रिवेंटिंग द पीस, ठीक है, जहाँ पे भी सफिशिएंट पुलिस फोर्स नहीं है। एंड इट विल बी लॉफुल फॉर एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर टू अप्लाई टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट टू अपॉइंट सो मेनी ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ द नेबरहुड। पहले तो क्या होगा? पुलिस फोर्स अप्लाई की जाएगी, और दूसरी चीज़ इसमें क्या हो जाएगा? रेसिडेंट्स ऑफ द नेबरहुड को लिया जाएगा, ठीक है, टू एक्ट एज अ स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स फॉर सच टाइम, ठीक है। तो इधर स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स क्या हो गए? हम जैसे लोग, आम जनता हो गई इधर पुलिस, स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स इस काम के लिए, ठीक है। तो एक तरह से वॉलंटरली वाला काम भी हो जाएगा, है ना। एंड टू देखो, नेबर रेसिडेंट्स ऑफ द नेबरहुड समझ रहे हो आप? सिविल पीपल, जनरल पीपल, ठीक है। तो आपको स्पेशल पुलिस फोर्स से एक तरह से आपको ये समझना चाहिए कि 17 लाइन से आपको स्पेशल पुलिस फोर्स आपको याद हो जानी चाहिए, ठीक है। कई लोग इसमें समझ नहीं पाएंगे, बट आई होप मैंने आपको ये अच्छे से समझाया हो। अब स्पेशल पुलिस फोर्स तो आप लोग बन गए हो, अब उनकी पावर क्या होगी? सेम पावर्स, प्रिविलेजेस, सेम प्रोटेक्शन होगी, ठीक है। लाइबिलिटी भी उनकी क्या होगी? टू परफॉर्म द सेम ड्यूटीज़, ठीक है। एंड शैल बी इनमिनेबल टू द सेम पेनाल्टीज़। कैसे? ऑर्डिनरी फोर्स ऑफ पुलिस जितना कि जनरल पुलिस फोर्स होती है उतनी ही पावर्स होंगी, तो उतनी ही लाइबिलिटीज़ होंगी, तो उतनी ही पेनाल्टीज़ भी लगेंगी आपको, ठीक है। अब आपको पावर वगैरह दे दी गई है। पेनाल्टी की बात होती है कि देखो, जहाँ पे भी अगर आपको एम्प्लॉय किया गया है एज अ स्पेशल पुलिस फोर्स और आप अपना काम सही से नहीं करते हो विदाउट सफिशिएंट एक्सक्यूज़, भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास कोई सफिशिएंट एक्सक्यूज़ है तो ठीक है, और अगर नहीं है और अपना काम आप सही से नहीं करते हो तो आपको जुर्माना कितना लगेगा? फाइन कितना लगेगा? 50 रुपये, 50 रुपीज़ फॉर एवरी सच नेग्लेक्ट, ठीक है। यानी कि आप एक बार नेग्लेक्ट करते हो 50 रुपये, दूसरी बार नेग्लेक्ट करते हो 50 रुपये। ये नहीं कि आप बहुत सारे मल्टीपल नेग्लेक्ट करते हो और आपको सिर्फ 50 रुपये की सज़ा होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 20, अथॉरिटी टू बी एक्सरसाइज्ड बाय पुलिस ऑफिसर्स एनरोल अंडर दिस एक्ट शैल नॉट एक्सरसाइज एनी अथॉरिटी एक्सेप्ट द अथॉरिटी प्रोवाइडेड फॉर अ पुलिस ऑफिसर अंडर दिस एक्ट, ठीक। अब देखो, इसमें जो अथॉरिटी से रिलेटेड बात हो रही है, एक्सरसाइज की जाएगी बाय पुलिस ऑफिसर्स जो कि इस एक्ट के अंदर एनरोल्ड हैं, शैल नॉट एक्सरसाइज एनी अथॉरिटी एक्सेप्ट द अथॉरिटी प्रोवाइडेड फॉर अ पुलिस ऑफिसर अंडर दिस एक्ट, ठीक है। कोई भी पुलिस ऑफिसर को कोई भी अथॉरिटी दी गई है, वो इस एक्ट के अलावा और कोई भी अथॉरिटी एक्सरसाइज नहीं करेंगे। अब देखो, ये मैंने स्पेशल के अंडर तो नहीं है, पर ये सारे जितने भी ऑफिसर्स हैं उनके अंडर है, ठीक है। जो हेड्स पढ़ा रही हूँ, इन्फीरियर्स पढ़ा रही हूँ, स्पेशल पढ़ा रही हूँ, विलेज में भी जो ऑफिसर्स लगेंगे उनके अंडर आप सेक्शन नंबर 20 इम्प्लाई कर लेना, ठीक है।
अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 21 और 47 जो कि बात करता है विलेज पुलिस ऑफिसर्स के बारे में। तो विलेज पुलिस ऑफिसर्स जो कौन होंगे, व्हेन सो एनरोल्ड, जो भी ऑफिसर्स एनरोल्ड किए जाएंगे बाय सच ऑफिसर शैल बी बाउंड बाय द प्रोविजंस ऑफ द लास्ट प्रोसीडिंग सेक्शंस। अब हम इसके ऊपर का पैराग्राफ पढ़ते हैं कि देखो, नथिंग इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट एनी हेरिडिटरी और अदर विलेज पुलिस ऑफिसर अनलेस सच ऑफिसर शैल बी एनरोल्ड एज अ पुलिस ऑफिसर अंडर दिस एक्ट। ठीक है, देखो एक विलेज है, विलेज में हेरिडिटरी चीज़ें ज़्यादातर चलती हैं, तो अगर कोई भी हेरिडिटरी पुलिस ऑफिसर है विलेज का, ठीक है, तो उसको ये एक्ट जो है इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, और अगर एनरोल्ड कर जाता है वो इस एक्ट में तो उसको क्या किया जाएगा, बाउंड किया जाएगा। ठीक है, बस इतनी सी बात है विलेज पुलिस ऑफिसर से रिलेटेड। नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 47 जो कि बात करते हैं, जो कि देखो, अथॉरिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ओवर विलेज पुलिस। विलेज पुलिस के ऊपर किसकी सुपरिटेंडेंस आती है, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट की। ठीक है, और किसी पुलिस डिस्ट्रिक्ट के ऊपर किसकी आती है, इंस्पेक्टर जनरल की। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसमें सिंपली ये बात की गई, देखो जो स्टेट गवर्नमेंट है ऑथराइज कर सकती है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को टू एक्सरसाइज एनी अथॉरिटी ओवर एनी विलेज वॉचमैन और अदर विलेज पुलिस ऑफिसर फॉर द पर्पज ऑफ द पुलिस सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ द मजिस्ट्रेट। किसके जनरल कंट्रोल में होगी, मजिस्ट्रेट के जनरल कंट्रोल में होगी। नेक्स्ट इसके बाद आता है सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट है सेक्शन नंबर 8 और सेक्शन नंबर 28 में। सेक्शन नंबर 8 में बात होती है सर्टिफिकेट्स टू पुलिस ऑफिसर, कि पुलिस ऑफिसर को सर्टिफिकेट दिया जाएगा उनके अपॉइंटमेंट में। ठीक है, और एनेक्स किया जाएगा टू दिस एक्ट अंडर द सील ऑफ इंस्पेक्टर जनरल। क्यों, इंस्पेक्टर जनरल हेड है। ठीक है, या फिर किसी और ऑफिसर का जो भी इंस्पेक्टर जनरल अपॉइंट करेंगे। बाय वर्च्यू ऑफ विच द पर्सन होल्डिंग सच सर्टिफिकेट शैल बी वेस्टेड विद किसकी पावर्स, फंक्शंस, प्रिविलेज ऑफ अ पुलिस ऑफिसर। यानी कि आप पुलिस ऑफिसर बन गए हो तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। नेक्स्ट इसके बाद बात होती है सरेंडर ऑफ सर्टिफिकेट, कि आपको सरेंडर करना होगा सर्टिफिकेट। कब सरेंडर करना होगा, जब आप सीज कर जाओगे। ठीक है ना, सीज टू हैव इफेक्ट वेन एवर द पर्सन नेम्ड इन इट सीजेस फॉर एनी रीजन्स टू बी अ पुलिस ऑफिसर। जब आप पुलिस ऑफिसर नहीं रहोगे तो जनरल सी बात है कि आपको जो सर्टिफिकेट है वो आपको देना होगा। एंड ऑन इज सीजिंग्स टू बी सच पुलिस ऑफिसर, जब वो सीज कर जाएगा, शैल बी फोर्थविथ सरेंडर्ड बाय हिम टू एनी ऑफिसर एम्पावर्ड टू रिसीव द सेम। ठीक है, उसको दे दिया जाएगा जो भी एम्पावर्ड होगा। एक्सेप्शन में इसमें बात की जाती है सस्पेंशन। अगर आप सस्पेंड हो जाते हो तो दैट डजंट मीन कि सीज हो गई आपकी वो, है ना। सस्पेंशन मतलब सस्पेंशन होता है कि कुछ टाइम के लिए आपको रोक दिया जाए। अब सस्पेंशन के बारे में थोड़ा और इसमें बताया गया है कि सस्पेंशन के टाइम में आप जो पावर्स वगैरह हैं एज अ पुलिस ऑफिसर वो फंक्शन नहीं करोगे, बट जैसे ही आपका सस्पेंशन उठ जाएगा वैसे ही वो सारी पावर्स वगैरह जो है वो कंटिन्यू हो जाएंगी। सेक्शन नंबर 8 में बता दिया गया सर्टिफिकेट कब मिलेगा और सर्टिफिकेट कब वापस कर देना है। पर अब उन लोगों के बारे में बात होती है जो लोग क्या करते हैं, सर्टिफिकेट वापस ही नहीं देते हैं जब वो सीज कर जाते हैं, तो उनको क्या मिलेगा, लाइबल होंगे वो लोग ऑन कन्विक्शन बिफोर अ मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट के सामने वो लोग लाइबल होंगे, मजिस्ट्रेट उन्हें कन्विक्ट करेंगे, मजिस्ट्रेट के अंडर उनका जुरिस्डिक्शन आएगा। ठीक है, पहला तो क्या है, पेनाल्टी होगी नॉट एक्सीडिंग 200 रुपीज़, 200 रुपये की पेनाल्टी होगी। याद रखना 200 रुपये, बहुत ज़्यादा नहीं है। या फिर क्या होगा, इम्प्रिजनमेंट होगा विद और विदाउट हार्ड लेबर फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ्स, या फिर दोनों ही हो सकते हैं। तो क्या होगा, 6 मंथ्स 200 रुपीज़। ठीक है, इतना समझ में आ गया, 6 मंथ्स 200 रुपये। ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं। हमारा सर्टिफिकेट वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इसके बाद पुलिस ऑफिसर से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें आती हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, सेक्शन नंबर 9, 10 और 36 में। सेक्शन नंबर 9 में बात होती है पुलिस ऑफिसर्स नॉट टू रिजाइन विदाउट लीव और 2 मंथ्स नोटिस, कि पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो रिजाइन नहीं करेंगे। ठीक है, इन सब चीज़ों के या तो 2 मंथ्स नोटिस के, अनलेस एक्सप्रेसली अलाउड टू डू सो बाय द डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट, यानी कि डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट है वो उनको अलाउ कर देते हैं कि ठीक है तुम लीव कर दो, रिज़ाइन कर दो। ठीक है, विदाउट लीव ऑफ 2 मंथ्स नोटिस। नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 10 में पुलिस ऑफिसर्स नॉट टू एंगेज इन अदर एम्प्लॉयमेंट, कि पुलिस ऑफिसर्स जो है वो किसी और एम्प्लॉयमेंट में नहीं काम करेंगे। ये तो बहुत जनरल सी बात हो गई कि 2 मंथ्स नोटिस नहीं दोगे, ऐसे नहीं करना है बिना 2 मंथ्स नोटिस के, किसी और एम्प्लॉयमेंट में भी नहीं जाना है अनलेस एक्सप्रेसली परमिटेड टू डू सो इन राइटिंग बाय इंस्पेक्टर जनरल। अभी बहुत बड़ी बात है कि किसी और एम्प्लॉयमेंट में आप हो तो आप बहुत बड़े अधिकारी से ही आप परमिशन ले सकते हो। इसमें 36 हटा देना, उसमें डोंट वाले नॉट लिखा हुआ है इसलिए मैंने इसमें लिख दिया था, हालांकि वो आता है जुरिस्डिक्शन एरिया, यानी कि सेकंड पॉइंट जो मैंने आपको पढ़ाया था उसी के अंडर है। नेक्स्ट इसके बाद आती है मनी रिलेटेड चीज़ें जैसे कि अवार्ड्स, कॉम्पनसेशंस वगैरह, जो कि 15 है, 16 और 37 में डील की गई हैं। 15A में है अवॉर्डिंग कॉम्पनसेशंस टू सफरर्स फ्रॉम मिसकंडक्ट ऑफ इनहेबिटेंट्स और पर्सन इंटरेस्टेड इन लैंड। ठीक है, कि जो लोग लैंड में इंटरेस्टेड हैं
और उन लोगों की वजह से किसी सामने वाले इंसानों को उनके मिसकंडक्ट की वजह से वहाँ के इनहेबिटेंट्स को, आसपास के लोगों को अगर दिक्कत हुई है तो कॉम्पनसेशन वगैरह अवॉर्ड करने से रिलेटेड बात है कि देखो कि अगर डेथ या फिर ग्रीवियस हर्ट, देखो डेथ ग्रीवियस हर्ट कॉज होती है, लॉस होता है, डैमेज होता है, प्रॉपर्टी को डैमेज होता है, आपको डैमेज होता है किसी भी मिसकंडक्ट या इनहेबिटेंट्स की वजह से, मिसकंडक्ट ऑफ इनहेबिटेंट्स की वजह से, तो लॉफुल होगा, ठीक है, कि किसी भी पर्सन को जिसको सफ़र हुआ है जो भी इंजरी वगैरह से, to make within 1 month from the date of the injury or such shorter period as may be prescribed an application for compensation। अब देखो पैसा मांग रहे हो आप, तो कोई खुद आकर के आपकी चौखट पे पैसे रख नहीं देगा, आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा, ठीक है, किसको, मजिस्ट्रेट को, डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है, और ऑफ द सब डिवीजन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट विद इन विच सच एरिया इज सिचुएटेड। अपने ज्यूरिसडिक्शन में ही अपने मजिस्ट्रेट को देना होगा एप्लीकेशन, ये देखो फलाने ने हमारे साथ ये दिक्कत कर दी है और हमारे ये इनका इंटरेस्ट उधर था, इनकी वजह से हमें दिक्कत हो गई है, ठीक है, कैजुअलिटी हो गई है ये ऐसी वैसी, तो इसकी वजह से आप हमें कॉम्पनसेशन दो। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, मजिस्ट्रेट इन सब चीज़ों से रिलेटेड इंक्वायरी भी कर सकता है, ठीक है, और इंक्वायरी करने के बाद क्या करेगा, वेदर एनी एडिशनल पुलिस फोर्स हैज़ और हैज़ नॉट बीन क्वार्टर्ड इन सच एरिया अंडर द लास्ट प्रोसीडिंग सेक्शन, उससे रिलेटेड भी क्या कर सकता है, बात कर सकता है, देख सकता है, इंक्वायरी कर सकता है, किस चीज़ के लिए, टू डिक्लेयर द पर्सन्स टू हुम इंजरी हैज़ बीन कॉज्ड बाय और हैज़ इंश्योर्ड फ्रॉम सच मिसकंडक्ट, ठीक है, डिक्लेयर करने के लिए, फिक्स द अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन, अमाउंट फिक्स करने के लिए कॉम्पनसेशन का। सी वाला पॉइंट देखो, एसेस द प्रोपोर्शन इन विच द सेम शैल बी पेड बाय द इनहेबिटेंट्स ऑफ सच एरिया अदर देन द एप्लीकेंट हु शैल नॉट हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम लाइबिलिटी, ठीक है, तो एक प्रोपोर्शन बनाने के लिए कि कौन कितना देगा उसके लिए, ठीक है। प्रोविजो में बात की गई कि मजिस्ट्रेट शैल नॉट मेक एनी डिक्लेरेशन और असेसमेंट under this subsection unless he is of the opinion that such injury as aforesaid has arisen from a riot or unlawful assembly within such area, ठीक है, कि कोई भी डिक्लेरेशन नहीं करेंगे, कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जब तक वो राइट या फिर अनलॉफुल असेंबली की वजह से नहीं हुआ हो। थर्ड वाला आप देखो सबसेक्शन, ठीक है, कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए लॉफुल होगा ऑर्डर करना क्या, कि एग्जेम्प्ट करना किसी भी पर्सन को, क्लास ऑफ पर्सन को, सेक्शन को ऑफ सच इनहेबिटेंट्स फ्रॉम लाइबिलिटी टू पे एनी पोर्शन ऑफ सच कॉम्पनसेशन, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो मना कर सकती है कॉम्पनसेशन पे करने के लिए। नेक्स्ट इसके बाद सबसेक्शन 4 में बात होती है, देखो जो डिक्लेरेशन है या फिर असेसमेंट की गई है, मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर जो पास किया है उसके रिकॉर्डिंग, शैल बी सब्जेक्ट टू द रिविजन बाय द कमिश्नर ऑफ द डिवीजन और स्टेट गवर्नमेंट बट सेव एज अफोरसेड शैल बी फाइनल। देखो उसको क्या किया जाएगा, रिवीजन के अंडर आएगा कमिश्नर के, बट जनरली देखा जाएगा कि वो फाइनल है, ठीक है, उसके बाद वो फाइनल भी हो जाएगी। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोग देख लो, 5 वाला क्लॉज जो आता है कि नो सिविल सूट शैल बी मेंटेनेबल, कोई भी सिविल सूट नहीं आएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इंजरी फॉर विच कॉम्पनसेशन हैज़ बिन अवॉर्डेड इन दिस सेक्शन। यानी कि अगर आपको पैसा मिल गया है तो उसके बाद आप फालतू का कुछ लेवल मत करो, आपको फालतू पैसे की ज़रूरत नहीं है, आप बाद में फिर से सूट मत डालो। एक्सप्लेनेशन किया गया है इनहेबिटेंट्स का मतलब क्या होगा, शैल हैव द सेम मीनिंग एज इन द लास्ट प्रोसीडिंग सेक्शंस, और कुछ इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि अगर मिसकंडक्ट होता है तो कॉम्पनसेशन आएगा, कॉम्पनसेशन से रिलेटेड इंक्वायरी बैठेगी, ठीक है, और मजिस्ट्रेट जैसा भी डिसाइड करेगा वो होगा, और फिर इसके बाद आगे भी और कुछ जानकारी चाहिए तो कमिश्नर इंक्वायर करेगा। नेक्स्ट इसके बाद आता है रिकवरी ऑफ मनीज पेबल अंडर सेक्शंस 13, 14, 15, 15 है, ठीक है, एंड डिस्पोजल ऑफ सेम व्हेन रिकवर्ड, ठीक है, कि कब रिकवर किया जाएगा। सेक्शन नंबर 16 की बात होती है कि ऊपर वाले जितने भी सेक्शंस की मैंने बात की है, शैल बी रिकवरेबल बाय द मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, कौन रिकवर करेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है ना, एंड ऑल मनीज पेड और रिकवर्ड अंडर सेक्शन 15 है, 15 है अभी हमने पढ़ा है, कॉम्पनसेशन से रिलेटेड शैल बी पेड बाय द मजिस्ट्रेट, क्योंकि 15 ए में बात होती है कि मजिस्ट्रेट पे करना है, और 15 बाकी ऊपर के सेक्शंस में 13, 14, 15, 15 ए में बात होती है कि मजिस्ट्रेट रिकवर करेगा, ठीक है, 15 ए में रिकवर भी करना है और पे भी करना है, दोनों चीज़ों के बारे में बात होती है, ठीक है। 13 हमने कहाँ के अंडर किया है, 13 हमने इन्फीरियर ऑफिसर्स के अंडर किया है कि अगर वो छोड़ देते हैं ऑफिस तो उससे रिलेटेड बात होती है। 13, 14 इन्फीरियर ऑफिसर्स के अंडर किया है हमने। 15 हमने ज्यूरिसडिक्शन एरिया से रिलेटेड में किया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो अच्छे से। अब आता है सेक्शन नंबर 37 जो कि बात करता है रिकवरी ऑफ पेनाल्टीज एंड फाइन्स इम्पोज बाय मजिस्ट्रेट। अब मजिस्ट्रेट जो है वो क्या करेगा, रिकवर पेनाल्टीज फाइन्स। हमने इससे पहले क्या किया था, रिकवरी ऑफ मनी वगैरह जो भी ऊपर के सेक्शंस में है, पर इसमें पेनाल्टी और फाइन से रिलेटेड है। इसमें आईपीसी भी आएगा और सीआरपीसी दोनों आएगा, ठीक है, कि सेक्शन 64 to 70 आईपीसी का और 386 से लेकर के 389 सीआरपीसी का, ये सब इंक्लूसिव होगा विद रिस्पेक्ट टू फाइन एंड शैल अप्लाई टू पेनाल्टीज एंड फाइन्स इम्पोज्ड अंडर दिस एक्ट,
ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, प्रोविजो है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सेक्शन नंबर 65। आपको 65 पता होगा आईपीसी का, वो उससे रिलेटेड है। किससे? इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ये है कि अगर देखो फर्स्ट मेंशन कोड में यानी कि आईपीसी में एनी पर्सन सेंटेंस टू फाइन अंडर सेक्शन 34 ऑफ दिस एक्ट, सेक्शन नंबर 34 ऑफ दिस एक्ट में फाइन वगैरह से रिलेटेड बात की है, मे बी इम्प्रिजन्ड इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ सच फाइन फॉर एनी पीरियड नॉट एक्सीडिंग 8 days। ठीक है, तो आप इतना याद रखना कि हमने किस बारे में बात की है, 8 days। और सेक्शन नंबर 34 में किस चीज़ से बात हो रही है, रोड्स वगैरह को अगर कोई प्रॉब्लम करता है तो उससे रिलेटेड बात हो रही है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इसके बाद मैंने बीच में कुछ मिसलेनियस प्रोविजंस डाल दिए हैं, जिसमें है सेक्शन नंबर 22, 23, 24 एंड बीच में 44 भी है, जो कि ड्यूटीज़ के साथ ऐड कर दिया है। ठीक है, इसके साथ एक और पोर्शन है ड्यूटीज़ में, जो सेक्शन नंबर 29 में है, नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटीज़। ठीक है, मैंने सेक्शन नंबर 29 लिखना भूल गई हूँ, बट इसमें वो भी एडेड है, तो हम ये सारा करेंगे एक साथ। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 22 से वित्ती बात करता है कि पुलिस ऑफिसर्स ऑलवेज ऑन ड्यूटी एंड मे बी एम्प्लॉयड इन एनी पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, कि वो हमेशा ड्यूटी पे रहेंगे और किसी भी पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पे एम्प्लॉय कर दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद ड्यूटीज़ वाला पोर्शन आता है, इसमें सेक्शन नंबर 23, 29 और 44 को हम डील करेंगे। सेक्शन नंबर 23 में है ड्यूटीज़ ऑफ पुलिस ऑफिसर्स। देखो जनरली क्या होता है कि उनकी ड्यूटी होगी पुलिस ऑफिसर्स की टू ओबे एंड एग्जीक्यूट ऑल ऑर्डर्स एंड वारंट्स। सबसे पहले हमने ऑर्डर्स एंड वारंट्स लिखा है जो भी उनको दिए जाएंगे। टू कलेक्ट एंड कम्युनिकेट इंटेलिजेंस अफेक्टिंग द पब्लिक पीस, यानी कि उनको एक अवेयरनेस बनाए रहनी होगी सोसाइटी में, है ना, एक मुखभरी रखनी होगी। देन इसके बाद है प्रिवेंट द कमीशन ऑफ ऑफेंसेज एंड पब्लिक न्यूसेंस। ठीक है, ये तो है कि उनको अपनी आंखों से देखना होगा कि पब्लिक न्यूसेंस हो रही है तो उसे प्रिवेंट करना होगा, कान से सुनना होगा, इंटेलिजेंस वगैरह जो है, और ऑर्डर्स अगर मिले हैं हाथ में तो उसके हिसाब से डील करना होगा। डिटेक्ट एंड ब्रिंग ऑफेंसेस टू जस्टिस। ठीक है, ऑफेंसेस को जस्टिस के टूवर्ड्स लाना होगा, उनको ये डिटेक्ट भी करना होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्रिंग करना होगा। नेक्स्ट इसके बाद है टू एप्रीहेंड ऑल पर्सन्स whom he is legally authorized to apprehend and for whose apprehension sufficient ground exists। यह हमें पता है कि जहाँ पे sufficient ground exist करता है वो उनको लेके आएंगे। ठीक है, apprehend करेंगे। and it shall be lawful for every police officer for any of the purposes mentioned in this section without a warrant to enter and inspect। ठीक है, यानी कि वो कहीं भी जा सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, ड्रिंकिंग शॉप को यानी कि दारू वाली दुकानों को, गेमिंग हाउसेज यानी कि जहाँ पे सट्टेबाजी तो नहीं चल रही है, या फिर कोई और प्लेसेस ऑफ रिजॉर्ट ऑफ लूज एंड डिसऑर्डरली कैरेक्टर्स, यानी कि जो जगह थोड़ी सी वैसी लग रही, शेडी लग रही है, उन सब जगह वो खुद जा करके इंस्पेक्ट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, उनके लिए ये लॉफुल है। देन उनकी ड्यूटी में हमने एक चीज़ और ऐड कर दी है सेक्शन नंबर 44 में, कि उनको एक डायरी भी रखनी होगी। ठीक है, वो क्या होगी, जनरल डायरी होगी, जो कि स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी कि वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर सकें, जैसे कि कंप्लेंट्स, चार्जेस, नेम्स ऑफ द अरेस्टेड पर्सन्स, नेम ऑफ द कंप्लेनेंट्स, ये सारी चुटर पुटर चीज़ें, है ना। और मजिस्ट्रेट के पास, जो कि डिस्ट्रिक्ट का है, वो लिबर्टी पे है कि वो इंस्पेक्ट करेगा उन डायरी को। ठीक है, पुलिस डायरी के बारे में हम लोग ने पढ़ रखा है, सेक्शन नंबर 172 में पढ़ रखा है। ठीक है, और 173 में हमने FIR वगैरह के बारे में पढ़ रखा है, तो 172 में पुलिस डायरी है, उसी के बारे में इसमें 44 में बात की जा रही है। देन इसके बाद हमने ड्यूटी की बातें तो कर ली, अब निगलेक्ट ऑफ ड्यूटी हो जाती है, तो क्या होगा कि अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर जो कि गिल्टी है वायलेशन ऑफ हिज ड्यूटी से, ठीक है, तो वो कन्विक्ट किया जाएगा किसके बिफोर में, मजिस्ट्रेट के बिफोर में, टू अ पेनाल्टी नॉट एक्सीडिंग 3 months पे, यानी कि उसको 3 महीने की अपनी सैलरी देनी पड़ेगी, या फिर इम्प्रिजनमेंट विद और विदाउट हार्ड लेबर फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 months और बोथ। ठीक है, तो हमें ये जनरल सी चीज़ पता चल चुकी है, हम ये थोड़ा बहुत तो पहले भी पढ़ चुके हैं कि कितना क्या पेनाल्टी वगैरह लगती है। तो ये एक क्या है, उनकी नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी की वजह से पेनाल्टी लगती है, इसमें 3 महीने की सज़ा या फिर क्या है 3 months का पे है। ठीक है, तो 3 याद रखना। नेक्स्ट इसके बाद सेक्शन नंबर 24 में आती है पुलिस ऑफिसर की एक और ड्यूटी, पुलिस ऑफिसर मेनली इन्फॉर्मेशन एक्सेट्रा किसके सामने, बिफोर अ मजिस्ट्रेट, and to apply for a summon, warrant, search warrant or such other legal process as may by law be issued against any person committing an offence। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पुलिस ऑफिसर क्या है, एक तरह से इन्फॉर्मेशन बताएंगे मजिस्ट्रेट के सामने और अप्लाई करेंगे इन्फॉर्मेशन और लेने के लिए, या फिर कोई भी लीगल प्रोसेस से रिलेटेड उनका काम है। तो इसमें हमने उनकी ड्यूटीज़ के बारे में बात की, इन्फॉर्मेशन भी एक तरह से ड्यूटी वाला ही काम हो गया, है ना, और सेक्शन नंबर 22 के बारे में बात की। तो आप अगर इस वाले पोर्शन को, 8th वाले पोर्शन को मिसलेनियस की जगह दूसरा नाम देना चाहते हैं, तो आप ये नाम दे सकते हैं कि पुलिस ऑफिसर एंड देयर ड्यूटीज़। ठीक है, वो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, 8th वाले पोर्शन में पुलिस ऑफिसर एंड देयर ड्यूटीज़। नेक्स्ट इसके बाद 9th पोर्शन बात करता है पुलिस ऑफिसर एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज पर प्रॉपर्टी। ठीक है, पुलिस एंड प्रॉपर्टी, इसमें सेक्शन नंबर 25 के बारे में बात होती है, 26 और 27 आता है।
25 में बात होती है पुलिस ऑफिसर्स टू टेक चार्ज ऑफ अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी टू फर्निश एन इन्वेंट्री देयर ऑफ एंड बी सब्जेक्टेड टू मजिस्ट्रेट ऑर्डर एज टू डिस्पोजल। यानी कि देखो, चार्ज कौन लेगा? पुलिस ऑफिसर, पर डिस्पोज ऑफ कौन करेगा? मजिस्ट्रेट जैसा ऑर्डर करेगा वैसा ही डिस्पोज ऑफ होगा, ठीक है। देन इसके बाद आ जाता है सेक्शन नंबर 26, इसकी हेडिंग है मजिस्ट्रेट में डिटेन प्रॉपर्टी एंड इशू प्रोक्लेमेशन। यानी कि मजिस्ट्रेट क्या करेंगे? डिटेन कर देंगे प्रॉपर्टी, फिर इसके बाद क्या करेंगे? इशू करेंगे प्रोक्लेमेशन। किस चीज़ से रिलेटेड? स्पेसिफाइंग द आर्टिकल्स ऑफ विच इट कंसिस्ट एंड रिक्वायरिंग एनी पर्सन हु हैज़ एनी क्लेम देयर टू। किस चीज़ से रिलेटेड है ये? कि प्रॉपर्टी कोई उन्होंने जब्त की है और अब क्या है, प्रॉपर्टी देनी है वापस, तो उसके लिए वो लोग क्या करेंगे? प्रोक्लेमेशन करेंगे कि आओ इस्टेब्लिश करो अपने राइट को। कितने दिन में? 6 महीने में प्रोक्लेमेशन के बाद, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद देखो, इसमें तो इतनी ही बात होती है कि डिटेन करेंगे प्रॉपर्टी और फिर इशू कर देंगे प्रोक्लेमेशन। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 27 में कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी इफ नो क्लेमेंट अपीयर्स। अब पहले में क्या आ गया? प्रॉपर्टी लेनी है, प्रॉपर्टी किसके अंडर में आएगी उसके बारे में बात हो गई। सेकंड में आ गया कॉन्फिस्केट कर लिया उन्होंने प्रॉपर्टी और प्रोक्लेमेशन इशू कर दिया। थर्ड में है कि कॉन्फिस्केट तो कर दिया और क्लेमेंट नहीं कोई अपीयर हुआ, तो क्या होगा? टू बी सोल्ड अंडर द ऑर्डर्स ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि हमें 25 में बताया ही गया है कि मजिस्ट्रेट के अंडर होगी प्रॉपर्टी। एंड बी एट द डिस्पोजल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि सोल्ड की जाएगी किसके ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग? मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग, और जो उनका बी एट द डिस्पोजल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि किसके डिस्पोजल के अंडर होगा? स्टेट गवर्नमेंट उसको डिस्पोज ऑफ कर सकती है, ठीक है। हमें ये पता चल गया कि एक्चुअल कंट्रोल किसका है? स्टेट गवर्नमेंट का एक्चुअल कंट्रोल है प्रॉपर्टी पे, अगर क्लेमेंट नहीं आता है तो। नेक्स्ट इसके बाद आता है पुलिस विद रिलेशन टू पब्लिक, यानी कि पब्लिक से रिलेटेड, पब्लिक जो भी चीज़ें होती हैं उनसे रिलेटेड पुलिस को जो काम करना रहता है उससे रिलेटेड बातें होती हैं। सेक्शन नंबर 30, 30A, 31 और 32 में पेनाल्टी के बारे में बात होती है। तो सेक्शन नंबर 30 में बात होती है रेगुलेशन ऑफ पब्लिक असेंबलीज एंड प्रोसेशंस एंड लाइसेंसिंग ऑफ द सेम, यानी कि पब्लिक असेंबलीज हैं, प्रोसेशंस हैं और उससे रिलेटेड अगर लाइसेंस की ज़रूरत होती तो उसके बारे में है। अब देखो, इसमें अथॉरिटी कौन है? डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट है, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट है, या फिर पुलिस, ठीक है, ऑफ पुलिस, सॉरी, डीएसपी हो गए, ठीक है, एडीएसपी हो गए। इनसे रिलेटेड बात होती है कि कोई भी ओकेशन हो जहाँ पे डायरेक्ट या फिर कंडक्ट ऑफ असेंबलीज वगैरह जो है रिक्वायर हो, कहाँ पे वो सब चीज़ें हो रही है? पब्लिक स्ट्रीट में, ठीक है। एंड प्रिस्क्राइब द रूट्स बाय विच एंड द टाइम एट विच सच प्रोसेशंस में पास, यानी कि रास्ता जो है उसको साफ करवाते जाओ। कोई भी ऐसा प्रोसेशन चल रहा है उसको डायरेक्ट करो। हम लोग जब भी रोड पे जाते हैं, कोई दरवाज़ा, कोई रास्ता बंद किया जाता है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड होता है, ठीक है। जैसे कि केवड़िया जाते हैं, उनसे रिलेटेड भी बात हो रही है इसमें। नेक्स्ट इसके बाद है कि अगर वो लोग सेटिस्फाई हैं किस बात से? कि दैट इट इज़ इंटेंडेड बाय एनी पर्सन, कि कोई भी पर्सन है या फिर कोई भी ग्रुप ऑफ पर्सन है, वो क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे लोगों को, कोई असेंबली को किसी रोड में, स्ट्रीट में, ठीक है, या फिर क्या करेंगे? कोई भी प्रोसेशन निकालेंगे, ठीक है। और मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है, यानी कि मजिस्ट्रेट को ऐसा लगना चाहिए, मजिस्ट्रेट के जजमेंट में है या फिर सब डिवीज़न ऑफ द डिस्ट्रिक्ट की उनके सब डिवीज़न में या फिर डिस्ट्रिक्ट में, कि कोई भी चीज़ अनकंट्रोल्ड हो जाएगी, ठीक है, या फिर बी लाइकली टू कॉज अ ब्रीच ऑफ द पीस रिक्वायर्ड बाय जनरल और स्पेशल नोटिस दैट द पर्सन्स कन्वीनिंग और कलेक्टिंग सच असेंबली और डायरेक्टिंग और प्रमोटिंग सच प्रोसेशन शैल अप्लाई फॉर अ लाइसेंस। यानी कि अगर उन्हें लगता है कि कोई चीज़ खराब करने वाली है तो वो लोग नोटिस निकाल देंगे कि आपको लाइसेंस लेने की बहुत ज़रूरत है इस जगह। नेक्स्ट इसके बाद क्या है? अगर इंसान को इस चीज़ के रिलेटेड लाइसेंस लेता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ही में इशू अ लाइसेंस, ठीक है। वो लाइसेंस इशू करेंगे, उसमें वो नाम लिखेंगे, ठीक है, और डिफाइन करेंगे कंडीशंस कि तुम 2 मीटर के रास्ते तक ही चल सकते हो, एक एक लाइन में निकलो तुम, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। वहाँ पे पुलिस फोर्स तो लगेगी ही, ऑब्वियस सी बात है, बट ऐसे ऐसे कुछ स्पेसिफिकेशंस बताएंगे, ठीक है। या प्रोसेशंस या फिर असेंबली के इज़ टू बी परमिटेड टू टेक प्लेस एंड अदरवाइज गिविंग इफेक्ट टू दिस सेक्शन, ठीक है, जैसा भी है, प्रोवाइडेड दैट नो फी शैल बी चार्ज ऑन द एप्लीकेशन फॉर और ग्रांट ऑफ एनी सच लाइसेंस, ठीक है। यहाँ पे फ़ी की बात हो रही है और अंडर द टेबल या फिर अबव द टेबल वाली चीज़ों की बात नहीं हो रही है। इसमें एक और चीज़ इंक्लूड की गई है, म्यूजिक इन द स्ट्रीट्स। He may also regulate the extent to which music may be used in streets on the occasion of festivals and ceremonies, कि कितने एक्सटेंट तक ये म्यूज़िक वगैरह यूज़ होगा। तो आपको सेक्शन नंबर 30 से बात एक चीज़ पता चल गई है कि जनरली क्या होता है कि वो कंडक्ट वगैरह तो रेगुलेट करेंगे ही, पर जहाँ पे दिक्कत हो रही है वहाँ पे लाइसेंस इशू करेंगे बिना किसी फीस के और उसमें कंडीशंस वगैरह बताएंगे और म्यूज़िक से रिलेटेड भी कंडीशंस बताएंगे। नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन 30A, पावर्स विद रिगार्ड टू असेंबलीज एंड प्रोसेशंस वायलेटिंग कंडीशंस ऑफ लाइसेंस। अब आपको 30 में पावर्स वगैरह तो दे दी गई हैं कि आप लाइसेंस इशू करवाओ। अब और भी पावर चाहिए कि देखो, अगर कोई भी कंडीशंस वगैरह वायलेट कर रहा हो तो क्या होना चाहिए। तो इसमें यह है कि देखो,
अगर कोई वायलेट कर रहा है तो जो डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस है, या फिर कोई भी पुलिस ऑफिसर इंचार्ज है स्टेशन के, ये सब ऑफिसर्स यानी कि ऊपर से लेकर के नीचे तक पूरी एक लिस्ट दे दी है, वो क्या करेंगे, मे स्टॉप एनी प्रोसेशन जो कि वायलेट कर रहा है कंडीशंस ऑफ अ लाइसेंस, यानी कि वो स्टॉप कर सकते हैं उस चीज़ को, उनके पास एक पावर है, और फिर इसके बाद वो क्या करेंगे, डिस्पर्स कर देंगे उनको। नेक्स्ट इसके बाद है एनी प्रोसेशन और असेंबली विच नेग्लेक्ट्स और रिफ्यूजेस टू ओबे एनी ऑर्डर। कोई भी प्रोसेशन है, असेंबली है, निगलेक्ट कर जाती है, ठीक है, ऐसा कोई ऑर्डर ओबे करने के लिए, तो क्या हो जाएगा, शैल बी डीम टू बी एन अनलॉफुल असेंबली। अनलॉफुल असेंबली हम कहाँ पढ़ रहे हैं, हमने अनलॉफुल असेंबली के बारे में इंडियन पिनल कोड में पढ़ा है, ठीक है, कौन से सेक्शन में, सेक्शन 141 149 के अराउंड, है ना। तो हम अनलॉफुल असेंबली के बारे में हमने वहाँ पढ़ा है, तो उसको डीम कर दिया जाएगा और फिर इसके बाद उसको डील किया जाएगा एज एन अनलॉफुल असेंबली। नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 31 जो कि बात करता है पुलिस टू कीप ऑर्डर ऑन पब्लिक रोड्स एक्सेट्रा, यानी कि पुलिस की ये ड्यूटी है कि वो ऑर्डर करे और प्रिवेंट करे ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह जो भी रोड्स में लग रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल सी पुलिस की एक ड्यूटी बता दी गई है। फिर इसके बाद इधर पुलिस की एक पेनाल्टी है फॉर डिसोबेइंग ऑर्डर्स इशूड अंडर लास्ट 3 सेक्शंस। कौन कौन से लास्ट 3 सेक्शंस, 30, 38, 31, ये जो पब्लिक से डील कर रहे हैं। तो इसमें पेनाल्टी क्या लगेगी, देखो जो भी अगर ऐसा कुछ कर रहा है, ठीक है, शैल बी लाइबल ऑन कन्विक्शन बिफोर अ मजिस्ट्रेट टू अ फाइन नॉट एक्सीडिंग 200 रुपीज़, यानी कि आप कुछ ऐसा करोगे आपको सिर्फ 200 रुपये की सज़ा मिलेगी, ठीक है। तो इसको आप याद रखना, 200 रुपये की इधर सज़ा मिलेगी, 200 रुपये की सज़ा बहुत जगह मिल रही है, तो कन्फ्यूज़ मत होना कहाँ कहाँ मिल रही है। नेक्स्ट इसके बाद आता है पार्ट 11 जिसमें है पुलिस विद रिस्पेक्ट टू मजिस्ट्रेट, यानी कि पुलिस का जो लिंकअप है मजिस्ट्रेट से रिलेटेड। इसमें सिर्फ एक ही सेक्शन है, सेक्शन नंबर 33। तो सेक्शन नंबर 33 में है सेविंग ऑफ कंट्रोल ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, कि नथिंग इन द लास्ट 4 प्रोसीडिंग सेक्शंस शैल बी डीम्ड टू इंटरफेयर विद द जनरल कंट्रोल ऑफ द मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ओवर द मैटर्स रिफर टू देयरइन। यानी कि देखो पुलिस बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल करेगी ऊपर वाली चीज़ों में, यानी कि पब्लिक से रिलेटेड है जो कि 30, 38, 31 और 32 में डील कर रही हैं, पर वो सारी चीज़ मजिस्ट्रेट को के वर्क में इंटरफेयर नहीं करेगी, मजिस्ट्रेट को जो काम वगैरह है उनके बीच में इंटरफेयर नहीं करेगी। मजिस्ट्रेट अगर उस चीज़ से रिगार्डिंग कुछ कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, तो वो मजिस्ट्रेट के अथॉरिटी के अंडर है, तो वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से आप लिंकअप कर लो पुलिस विद पब्लिक विद मजिस्ट्रेट, ठीक है, पुलिस इंटू का साइन पब्लिक इंटू मजिस्ट्रेट, है ना, यानी कि 10 के आगे एक तरह से ये हो गया। नेक्स्ट इसके बाद आता है 12th पोर्शन, इसको हमने नाम दिया है रोड्स का, ठीक है। इसमें एक ही सेक्शन आता है, सेक्शन नंबर 34। सेक्शन नंबर 34 बात करता है पनिशमेंट्स फॉर सर्टेन ऑफेंसेस ऑन रोड्स एक्सेट्रा, पावर्स ऑफ पुलिस ऑफिसर, यानी कि रोड से रिलेटेड, यानी कि पुलिस इनटू रोड कर लो, है ना, पुलिस एक्स रोड, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, पुलिस की पावर विद रिस्पेक्ट टू रोड्स या फिर कोई और ऐसी चीज़ें, तो वो कौन कौन सी चीज़ें हो जाती हैं, रोड्स, ओपन प्लेसेस, स्ट्रीट्स, ठीक है, कमिट्स एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस। कौन कौन से ऑफेंसेस इन जगह पे, ऑब्स्ट्रक्शन, इनकन्वीनियंस, अनॉयंस, रिस्क ऑफ डेंजर ऑफ डैमेज, ठीक है, उन सब चीज़ों को खराब करने के लिए, ठीक है। और किसको डैमेज देने के लिए, रेसिडेंट्स और पैसेंजर्स, ठीक है, वहाँ से जो लोग निकलते हैं, रोड तोड़ दिया आपने, पैसेंजर्स को दिक्कत होगी, अगल बगल जो रेसिडेंट्स हैं उनको दिक्कत होगी, ठीक है। तो उसको किसके सामने कनेक्ट किया जाएगा, मजिस्ट्रेट के सामने, और लाइबल किया जाएगा किस चीज़ से रिलेटेड, 2 चीज़। पहला तो टू अ फाइन नॉट एक्सीडिंग 50 रुपीज़, बहुत कम फाइन लग रहा है, आप रोड में पत्थर फेंको, रोड टूट जाती है, तो आप 50 रुपये दोगे बस, ठीक है। नेक्स्ट है टू इम्प्रिजनमेंट विद और विदाउट हार्ड लेबर नॉट एक्सीडिंग 8 डेज, यानी कि सिर्फ 8 दिन का आपको इम्प्रिजनमेंट मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा और कुछ नहीं होगा, आपका सिर्फ हफ्ता भर बर्बाद होगा, या तो आप 50 रुपये दे दो। एंड इट शैल बी लॉफुल फॉर एनी पुलिस ऑफिसर टू टेक इनटू कस्टडी विदाउट अ वारंट एनी पर्सन हु विद इन हिज व्यू कमिट्स एनी ऑफ द, देखो इसके बाद कुछ ऑफेंसेज हैं, नेमली आगे ऑफेंसेस दिए हुए हैं, उनको देख लो एक बार। तो पहला ऑफेंस है स्लॉटरिंग कैटल, ठीक है, कोई भी कैटल है आप उसको स्लॉटर कर रहे हो, या फिर कोई भी कैटल को रेकलेसली ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, कोई भी जानवर से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड हो गया। दूसरा क्या हो गया, क्रूएलिटी टू एनी एनिमल, ठीक है, किसी भी एनिमल के साथ आप क्रूएलिटी कर रहे हो, किसी को मार रहे हो, पीट रहे हो, उससे रिलेटेड है। तीसरा है ऑब्स्ट्रक्टिंग पैसेंजर्स, किसी भी पैसेंजर को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो लॉन्गर देन रिक्वायर्ड, ठीक है, तो वो आ गया, ठीक है। इससे क्या होता है, आप इनकन्वीनियंस कॉज कर रहे हो। एक्सपोजिंग गुड्स फॉर सेल, ठीक है, एनी पर्सन हु एक्सपोजेस एनी गुड्स फॉर सेल, उससे रिलेटेड है। थ्रोइंग डर्ट इनटू स्ट्रीट, गंदगी फैला रहे हो, मिट्टी डाल रहे हो, मतलब पब्लिक के सामने कुछ ऐसा कर रहे हो जो लोगों को देख के लगे आए ये कैसा कर रहा है, वो फीलिंग के साथ आप इस सेक्शन को अगर अप्रोच करोगे तो आपका आराम से हो जाएगा। बीइंग फाउंड ड्रंक और राइट्स, ठीक है, वो कर रहे हो। इनडिसेंट एक्सपोजर ऑफ अ पर्सन, है ना, इनडिसेंट एक्सपोज कर रहा है कोई पर्सन। या फिर 8वां है नेग्लेक्ट टू प्रोटेक्ट डेंजरस
डेंजरस प्लेसेस, कि कोई भी इंसान जो है डेंजरस प्लेसेस को प्रोटेक्शन से निगलेक्ट कर रहा है, जैसे कि क्या हो गया, फेंस इन और ड्यूली टू प्रोटेक्ट एनी वेल, टैंक और अदर डेंजरस प्लेसेस और स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये ऐसी चीज़ हो गई जो आप रास्ते चलते चलते जितनी चीज़ें आप देखते जाते हो उनको बस जहन में रख लो, तो आपको सेक्शन नंबर 34 आराम से याद हो जाएगा रोड के थ्रू। ठीक है, अब इसके बाद पार्ट 13 में हम कर रहे हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट सेक्शंस, इसको मैंने हेडिंग के अंदर नहीं लिखा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 42, 43, 45 और 46, क्योंकि 44 और 47 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 42 में बात होती है लिमिटेशन से रिलेटेड, यानी कि लिमिटेशन ऑफ एक्शंस। ठीक है, 42। ठीक है, अब ये कब कमेंस होगा, देखो आप कब कर सकते हो, देखो ऑल एक्शंस प्रोसिक्यूशंस वगैरह आप तभी कर सकते हो जब क्या है 3 मंथ्स का टाइम पीरियड मिलता है आफ्टर द एक्ट कंप्लेंट ऑफ शैल हैव बीन कमिटेड एंड नॉट अदरवाइज। ठीक है, तो इतना पता चल गया आपको कि 3 महीने का टाइम है। अब इसके बाद क्या है, नोटिस इन राइटिंग ऑफ सच एक्शन एंड ऑफ द कॉज देयर ऑफ शैल बी गिवन टू द डिफेंडेंट। ठीक है, इस चीज़ की नोटिस की आप कॉज ऑफ एक्शन वगैरह की डिफेंडेंट को दी जाएगी, या फिर डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट या फिर असिस्टेंट डीएसपी को दिया जाएगा ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन विच द एक्ट वॉज कमिटेड। ठीक है, 1 मंथ एटलीस्ट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्शन। आप एक्शन कोई कमेंस करना चाहते हो, ठीक है, और उसके बाद एक्शन यानी कि उस इंसान के अगेंस्ट एक्शन लेना चाहते हो, तो 1 मंथ बिफोर आप उसको नोटिस वगैरह दोगे। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं, लिमिटेशन ऑफ द एक्शन 3 महीना याद रखना और बाकी सब लोगों का 1 महीना याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है सेक्शन नंबर 43 जो बात करता है प्ली दैट एक्ट वॉज डन अंडर वारंट। ठीक है, अब देखो, when any action of prosecution shall be brought or any proceeding held against any police officer for any act done by him in such capacity, यानी कि पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट अगर कोई ऐसा आ रहा है आरोप कि आपने कुछ ऐसा किया है उस कैपेसिटी में, तो लॉफुल होगा कि वो प्लीड करे किस बात से, कि एक्ट वॉज डन बाय हिम अंडर सच अथॉरिटी ऑफ अ वारंट इशूड बाय अ मजिस्ट्रेट, कि मजिस्ट्रेट ने वारंट दिया था, उन्होंने कहा था करने के लिए, इसलिए मैंने किया, मैंने खुद से नहीं किया है। ठीक है, एंड सच प्ली शैल बी प्रूव्ड बाय द प्रोडक्शन ऑफ द वारंट। अब उसका प्रूफ भी होना चाहिए, तो प्रोडक्शन ऑफ द वारंट हो जाएगा, डायरेक्टिंग द एक्ट and purporting to be signed by such magistrate and the defendant shall thereupon be entitled to a decree in his favor। यानी कि फिर इसके बाद डिक्री आ जाएगी उनके फेवर में, नॉट विथ स्टैंडिंग एनी डिफेक्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन इन सच मजिस्ट्रेट। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि मजिस्ट्रेट के पास ज्यूरिसडिक्शनल डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। नो प्रूफ ऑफ द सिग्नेचर ऑफ सच मजिस्ट्रेट शैल बी नेसेसरी अनलेस द कोर्ट शैल सी रीजन टू डाउट इट्स बीइंग जेन्युइन। ठीक है, अगर जेन्युइनिटी वाला डाउट नहीं होना चाहिए। देखो कोई भी प्रूफ जो होता है सिग्नेचर से रिलेटेड मजिस्ट्रेट के नेसेसरी नहीं है जब तक कोर्ट को क्या है कोई डाउट ना हो जाए कि जेन्युइन है कि नहीं है ना, अदरवाइज तो ठीक है। प्रोविजो क्या दिया है कि प्रोवाइडेड ऑलवेज दैट एनी रेमेडी विच द पार्टी में हैव अगेंस्ट द अथॉरिटी इशूइंग सच वारंट शैल नॉट बी अफेक्टेड बाय एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन। ठीक है, कोई भी रेमेडी, ठीक है, जो भी पार्टी मे हैव अगेंस्ट द अथॉरिटी इशूइंग सच वारंट शैल नॉट बी अफेक्टेड बाय एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन। इस सेक्शन की वजह से कोई भी जो रेमेडी वगैरह है वो इफेक्ट नहीं होगी। इसके बाद सेक्शन नंबर 45 है जो कि बात करता है स्टेट गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब फॉर्म ऑफ रिटर्न्स, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा सबमिशन ऑफ सच रिटर्न्स किसके द्वारा, बाय द इंस्पेक्टर जनरल एंड अदर पुलिस ऑफिसर एज टू सच स्टेट गवर्नमेंट शैल सीम प्रॉपर। जैसा भी स्टेट गवर्नमेंट को प्रॉपर लगता है उसके द्वारा, उस पुलिस ऑफिसर के द्वारा, इंस्पेक्टर जनरल के द्वारा वो क्या करेंगे, प्रिस्क्राइब करेंगे फॉर्म ऑफ रिटर्न्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट जो सेक्शन बचता है वो है 46 स्कोप ऑफ द एक्ट। ठीक है, दिस एक्ट शैल नॉट बाय इट्स ओन ऑपरेशन टेक इफेक्ट इन एनी प्रेसिडेंसी स्टेट और प्लेस, बट स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, ऑर्डर के साथ पब्लिश करेगी ऑफिशियल गैजेट में और एक्सटेंड करेगी इसको होल पार्ट ऑफ द एक्ट टू एनी प्रेसिडेंसी स्टेट, अपने एरिया में एक्सटेंड करेगी। ठीक है, एन एक्ट जो कि एक्सटेंड हो चुका है बाय द स्टेट गवर्नमेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, वो लोग क्या करेंगे, रूल्स बनाएंगे। किस चीज़ से रिलेटेड रूल्स बनाएंगे, टू रेगुलेट। ठीक है, उनको कुछ रेगुलेट करना है, क्या रेगुलेट करना है, कोई भी ऐसा प्रोसीजर जो कि मजिस्ट्रेट या फिर पुलिस ऑफिसर वगैरह फॉलो करेंगे। टू प्रिस्क्राइब द टाइम मैनर एंड कंडीशंस। ठीक है, किस चीज़ से रिलेटेड, अंडर विच क्लेम्स फॉर कॉम्पनसेशन, किसमें हमने सेक्शन 15A में पढ़ा था ना कि सेक्शन 15A में जो भी क्लेम्स कॉम्पनसेशन वगैरह मेड किए जाएंगे। नेक्स्ट है सी, जनरली फॉर गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, ये सी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि अरे इस एक्ट के प्रोविजंस को इफेक्ट देने के लिए ही आप कोई रूल बना लो। तो ये चीज़ तो हमारी हो गई कि स्टेट गवर्नमेंट पहले तो एक्सटेंड करेगा, फिर इसके बाद टाइम टू टाइम चीज़ें रूल्स वगैरह बनाएगा, किस चीज़ से रिलेटेड बनाएगा। लास्टली इसमें बात की गई है ऑल रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम बी अमेंडेड, एडेड टू और कैंसल्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट कुछ भी कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट राजा है इस एक्ट का। ठीक है, तो आपको स्कोप समझ में आया होगा, ये सब इंपॉर्टेंट सेक्शंस आपको आई होप समझ में आए हो। तो आई होप आपको ये
लगभग 1 घंटे का रैपिड वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। मैंने काफ़ी कम टाइम में आपको विद ट्रिक्स विद सॉल्यूशंस की कैसे याद करना है वो सब चीज़ों के साथ प्रोवाइड कर दिया है। मैंने बहुत अच्छा आपको चैप्टराइजेशन करवाया है जो कि शायद आपको कहीं ना मिले, और चैप्टराइजेशन के थ्रू आपको याद करना बहुत आसान है। एक हेडिंग दे दी है, उसके अंदर आप कुछ सेक्शंस रखोगे, ठीक है, तो आपको बहुत आसानी से याद आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग बॉक्सेस में चीज़ें रखते हैं, है ना, अलग अलग बॉक्सेस में, वैसे ही एक बॉक्स क्रिएट कर दिया है मैंने। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब, क्योंकि आगे भी ऐसे वीडियोज़ आते रहेंगे। आपकी सारी प्रिपरेशन आराम से इस चैनल के थ्रू हो जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज़ शेयर बिकॉज वी रियली नीड योर सपोर्ट।